नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात है 10 घंटे काम कितने काम का। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कर्नाटक सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आंध्र सरकार ने भी ऐसा ही एक बिल अपने यहां पारित किया था। पता ये भी चल रहा है कि कुछ और राज्य तो पहले ही ये काम कर चुके हैं। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है 2019 और 2020 में पारित 4 नए लेबर कोड के तहत। बताया जा रहा है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल ये बदलाव आईटी और आईटीईएस सेक्टर के लिए है, आगे दूसरे सेक्टर्स पे भी लागू हो सकते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन और इस सेक्टर से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये आधुनिक दास्ता या मॉडर्न स्लेवरी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कर्नाटक सरकार ने 2024 में भी 14 घंटे काम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा था। आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस के पक्ष में बता चुके हैं। कहा जा रहा है कि इससे राज्यों में निवेश बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि इससे कंपनियों को तो सीधे सीधे फायदा होगा, लेकिन काम करने वालों को भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? 10 घंटे की ड्यूटी और एक्स्ट्रा टाइम के लिए क्या एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी जेब में आएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या सिर्फ ज्यादा काम करने से होगा या सरकारी कामकाज के घंटे भी बढ़ाने होंगे? क्योंकि बिजनेस की फाइलें तो वहीं अटकती हैं। और जिस वर्क लाइफ बैलेंस की चंद्रबाबू ने दलील दी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये वो बताते तो और अच्छा होता। वक्त वक्त पर नारायण मूर्ति जैसे देश के सम्मानित बिजनेसमैन भी ज्यादा काम करने की वकालत करते रहे हैं। क्या देश की तरक्की का यही रास्ता है या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ज्यादा जोर होना चाहिए? देश को एक सस्ता लेबर डेस्टिनेशन बनाने की जगह एक इनोवेशन सेंटर बनाना क्या एक ज्यादा बेहतर कोशिश नहीं होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ है टीम लीज एडटेक के सीईओ शांतनु रूज और प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, आंध्रा जहाँ पर तो ऑलरेडी एक बिल पारित हो चुका है, कुछ और राज्य भी इस लाइन में ऑलरेडी हैं पहले से, और अब बात आई है कर्नाटक से 10 घंटे काम। अब जो सवाल है कि क्या ज़्यादा काम करने से हम बेहतर होंगे या प्रोडक्टिव बनने से, जिसका काम का या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने जिसका काम से शायद कोई सीधा रिलेशन नहीं है, मतलब घंटों से, वो ज़्यादा एक बेहतर स्टेप होगा? अब विपिन जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आई थिंक ये एक जो लेबर कोड चेंजेस है, ये बहुत सालों से इंडिया में डिस्कशन हो रहा है और इस दोनों पहलू के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। और ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक ही नहीं, और भी कुछ स्टेट ने जो भी रीसेंट लेबर कोड को पारित किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। अब ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ आवर्स जो है वो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है, कुछ गाइडलाइंस देके। तो कुछ स्टेट्स जो है, जिन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दिया उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दिया है, और कुछ स्टेट्स अब उस प्रोसेस में हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये इम्प्लीमेंट अगर हो रहा है तो कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा है, या इंडस्ट्रीज की अगर देखें तो उनको ऑफकोर्स एक एक पॉजिटिव है। ये ईज ऑफ वर्क बिजनेस के लिए आप रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हो, बट उसी तरह से एक इम्पैक्ट आ रहा है एम्प्लॉइज के ऊपर, और उसको किस तरह से सेफगार्ड करना है वो इम्पोर्टेंट एक इम्पैक्ट होगा। तो ये जो ड्राफ्ट है, इसके अंदर सजेशंस उनको एक ब्रॉडर ऑडियंस से लेना चाहिए बिफोर दे इम्प्लीमेंट इट। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, इस बार उन्होंने वर्किंग आवर्स जो चेंज किए हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉइज को इम्पैक्ट होगा ना। इसके कारण काफ़ी फैक्ट्रीज जो हैं जो 3 शिफ्ट में काम करती थी, अब उनके पास ये एक ऑप्शन हो जाएगा कि 3 शिफ्ट की जगह वो 2 शिफ्ट में ही काम करें, ओवर टाइम दे के। और उसी तरह अगर आप वाइट कॉलर या आईटी इंडस्ट्री में देखो, जहाँ जो कर्नाटक में ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा, उसमें बहुत सी एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी डिफरेंट वर्किंग शिफ्ट्स में काम करते हैं, जो यूएस को कैटर कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को कैटर कर रहे हैं, वो अलग अलग शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं और वो ऑलरेडी स्ट्रेच हो रहे होते हैं 8-10
घंटों के लिए, राइट? तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर ऑफ आवर्स ही बढ़ा के नहीं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देंगे। 2, 2.5, 3 घंटे आप रोड पे रह रहे हो, क्या वो इंक्लूड कर रहे हो वर्किंग आवर्स के लिए? बिकॉज आपके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, एम्प्लॉयज को इतना ओवर एंड अबाउट देयर वर्क वो भी एक झेलना पड़ता है हर रोज, राइट? बहुत सी आईटी कंपनीज या बहुत सी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वो अब मैंडेटरी कर रही हैं कि आप वापस ऑफिस आइए। तो ये सारी स्ट्रेस जो है वो एम्प्लॉयज के ऊपर बढ़ती है। तो आप उसको किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट भी आना चाहिए। और मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि ये एक ड्राफ्ट है और इसीलिए सारे इनपुट्स लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में अभी वुमेन को अलाउ कर दिया है नाइट शिफ्ट में काम करना, जो बहुत ही अच्छी चीज है फ्रॉम अ इक्वालिटी ऑफ वर्क पर्सपेक्टिव, या डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम उनकी सेफ्टी के लिए क्या नॉर्म्स हैं, जो बच्चों के साथ माँ है उनके लिए क्या है, क्या ये वॉलेंट्री है या ये मैंडेटरी है, उस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो ये सारे लूप होल्स हैं, उसको अगर आप जब तक बाउंड नहीं करोगे तब तक आप दोनों साइड को खुश नहीं रख पाओगे। नहीं अमित, आपने बहुत वैलिड इसमें पॉइंट उठाए हैं। जैसे कि आपने एक पॉइंट तो उठाया कि वाकई बेंगलुरु की बात ले लीजिए, मुंबई जैसे शहरों की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, ज़्यादातर बड़े शहरों में अब ये स्थिति है कि 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक एंड एवरीथिंग आपको लग जाते हैं। इंग्लैंड जैसे देशों में शायद ये नियम है, जितनी मेरी जानकारी, कि वो इन घंटों को भी काम के घंटों में गिनते हैं। क्या हमारे यहाँ वैसा है? तो खैर ये और बातें होंगी। शांतनु, अब इस पूरे मसले में एक सिस्टम है कि आपने काम के घंटे तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन क्या उसके एवज में आपको रिम्यूनरेशन वाला जो पार्ट है, आपको जो पैसे मिलेंगे वो भी बढ़ेंगे, या उस पर चीजें साइलेंट है? सो विपिन साहब, इसमें क्या हुआ कि जो लास्ट टाइम नारायण मूर्ति साहब कह रहे थे या भावेश अग्रवाल जी कह रहे थे, वो अलग मैटर था, जिसमें हम कह रहे थे कि लोगों को 70 घंटे काम करने चाहिए, 80 घंटे काम करना चाहिए, वो वॉलंटरी मैटर था। और अब जो बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट एक रेगुलेशंस लेकर आ रही है, वो एक्ट के जरिए उसको मॉडिफाई कर रही है, वो एक अलग मैटर है। मेरा विश्वास है कि ये जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, कहना कि हमारे यहाँ के लेबर 8 घंटे में काम बंद नहीं करेंगे, 10 घंटे तक काम करने को तैयार हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल देता है इन्वेस्टर्स को टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। और जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, जिस तरह से आप स्किल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, उसी तरह से ये एक मोटिवेशन दिखाता है कि एम्प्लॉयज ज़्यादा घंटे काम करेंगे, इन्वेस्टर्स उसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरी बात जो आपका कहना था, क्या उनको उस तरह से प्रोपोर्शनेटली उनका जो सैलरी होता है, उनका जो वेतन होता है, उसमें भी इजाफा होगा? मुझे लगता है यस होगा। जो आपको 8 घंटे के लिए पैसे मिलते थे और आपको 10 घंटे के मिलेंगे, वो अलग होंगे और ज्यादा होंगे। तीसरी बात मुझे ये भी समझ में आता है कि जो 10 घंटे का काम होगा, ये कंपलसरी नहीं होगा सबके ऊपर, ये वॉलंटरी भी होगा। कुछ लोग हो सकता है कि 8 घंटे ही काम करना चाहते हैं और वो 8 घंटे के हिसाब से अपना वेतन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। और जो 10 घंटे तक शांतनु, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, लेकिन क्या इतना लचीलापन किसी कंपनी में हो सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि वो मुझे कहे कि ठीक है आप 8 घंटे करिए, शांतनु आप चाहते हैं 10 घंटे, चलिए आप 10 घंटे कर लीजिए? क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है? विपिन जी, ये ज़्यादातर ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है और ये जो एक्ट्स हो रहे हैं, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एप्लीकेबल होंगे, सर्विसेज इंडस्ट्री में कम एप्लीकेबल होने के चांसेस हैं। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जिस तरह से हम शिफ्ट्स चलाते हैं, उस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखना पड़ेगा कि अगर वो अपने शेड्यूलिंग में काम कर सकते हैं कि नहीं। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा काम करें, कुछ लोग कम काम करें, कुछ जॉब रोल्स में ज़्यादा होंगे, कुछ जॉब रोल्स में नहीं होंगे। इस तरह से मेरे ख्याल से शेड्यूलिंग होगा। थोड़ी क्लैरिटी और आएगी, जैसे अमित साहब ने कहा, जिस तरह से जब ये इसके रूल्स एक तरह से लिस्टेड हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगा इस बारे में। क्योंकि देखिए यहाँ तो कर्नाटक में तो ये अभी प्रस्ताव के तौर पे, मैं आपको ये भी याद दिलाऊं, मैंने अभी शुरुआत में भी बोला 2024 में भी वो लाए थे एक प्रस्ताव, उसमें 14 घंटे की बात थी, उसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ अमित साहब कि उसको वापस लेना पड़ा। अभी इसका भी विरोध है और सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक थ्योरी ये कहती है कि आप काम के घंटे बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी को अगर आप इसी तरह आंकना चाहते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन फिर उसके एवज में अगर आप किसी को कंपेंसेशन भी बढ़ा के देंगे तो शायद बहुत सारे लोग विलिंगली करना चाहेंगे कि ठीक है अगर आप मुझे बढ़ा हुआ पैसा दे रहे हैं। पर क्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अभी जैसे शांतनु ने भी इसका एक जवाब दिया, आंध्रा की बात करूं, क्या वहां कोई क्लैरिटी थी? जितना मुझे आइडिया है वहां इसको लेकर कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर आपसे ज्यादा घंटे काम लेंगे तो आपको पैसे ज्यादा देंगे। विपिन जी,
सो अगर आप एक्ट देखें तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डेली आवर्स ही नहीं, वीकली आवर्स भी और ओवर टाइम का भी। फॉर एग्जांपल आप एक वीक में 48 आवर्स ही करेंगे, और आई थिंक कर्नाटक गवर्नमेंट भी वो मेंशन कर रही है कि 48 आवर्स ही है, वो डेली आवर्स को 19-20 कर रहे हैं। वो एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अगर किसी को 10 घंटे काम करके किसी और दिन कम करना है, वीकली 48 आवर्स हो रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर को भी वो फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। और अगर आप देखें तो आज तक इंडिया में ओवर टाइम जो है वो फैक्ट्रीज में अभी भी है। फैक्ट्रीज में आप ओवर टाइम देते हैं, डबल द वेजेस का रूल है कि आपको दुगना वेजेस देना। सर्विसेज सेक्टर में ओवर टाइम रूल होने के बावजूद इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ये रूल क्लैरिफाई हो रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स आप दिन में ज्यादा दे रहे हैं, तो वो ओवर टाइम में आप कंसिडर करके डबल द वेजेस मिलेगा कि नहीं, ताकि जो भी एम्प्लॉय चाहता है कि वो स्ट्रेच होके अपना प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करे, तो उसको डबल द वेजेस मिलेगा कि नहीं। और ये जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे होते हो, उसके अंदर बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है नंबर ऑफ आवर्स 8 ही होंगे, उससे ज्यादा हुआ तो ओवर टाइम होगा, या अगर किसी ने छुट्टी के दिन काम किया है तो उसको डबल द वेजेस मिलेगा, कोई नेशनल हॉलीडे के लिए काम कर रहा है, तो ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है। प्रॉब्लम ये है कि आप ये इंप्लीमेंट कैसे करोगे, बिकॉज एम्प्लॉयज बहुत फ्रेगमेंटेड है। अकेला जा जाके एम्प्लॉयर्स के ऊपर कोई मतलब केस करता नहीं है, या ये छुटमुट आता रहता है। तो आप उसको रोबस्ट कैसे करेंगे कि एम्प्लॉयर्स भी इसको बखूबी निभाएं, कि ओवर टाइम जो भी बनता है एम्प्लॉयज का वो उन्हें दिया जाए। बट प्रोविजंस है अगर आप देखो। और रही बात आंध्र प्रदेश की जो आपने पूछा, तो उन्होंने भी फैक्ट्री के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा इस तरह की बात की है। गुजरात में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह फैक्ट्री के ऊपर ये उन्होंने इंडिकेशन दिया है। तो ओवर टाइम उनको मिलेगा, और ओवर टाइम की जो दर है वो डबल द वेजेस होती है। ठीक है शांतनु, तो देखिए जहां फैक्ट्रीज है, जहां हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे ओवर टाइम के आवर्स भी क्वार्टरली डिफाइंड थे। जैसे 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते, ऐसा एक रूल था। बट अगर और डेवलपिंग कंट्रीज देखें, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं पर कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं हमारे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पे 150 आवर्स तक के प्रोविजंस है क्वार्टर में। तो अब हमारे यहाँ 144 कर दिया है ये नए कोड के मुताबिक। जी जी। तो शांतनु, अब दो तीन तरह के काम है, जैसे कर्नाटक वाला, या इवन चंद्रबाबू भी जो आंध्रा वाला है, वहाँ पर भी बताया गया कि ITES और उसको भी फोकस करेगा। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं कि कुछ जगह तो एकदम शिफ्ट में काम होता है, जहाँ सायरन बजेगा शिफ्ट खत्म हो जाएगी, डॉट टू डॉट, तो ठीक है वहाँ पे काम रुका, आप आगे चले गए। लेकिन मैं IT इंडस्ट्री की बात करूं या थोड़े वाइट कॉलर्स जॉब की बात करूं, शायद आपके लिए, मेरे लिए, हम लोग कोई ऐसा घड़ी देख के 8 घंटे बाद ऑफिस नहीं छोड़ते हैं। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है या 9 घंटे की ड्यूटी है तो उसके 10 या 11 घंटे हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। तो वो तो है ही नहीं। तो जब वो डिफाइंड ड्यूटी ही अगर हो जाएगी 10 घंटे की, तो वो 12 घंटे पे चली जाएगी बात। देखिए मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, इस पर बाकी चीज़ आप बोलेंगे शांतनु। विपिन जी, एक्चुअली अगर आप इस पर्टिकुलर चेंजेस जो आ रहे हैं एक्ट में, इसमें इसका इंटेंशन देखें तो मुझे लगता है इसका इंटेंशन एम्प्लॉयज़ का शोषण नहीं है। इसका इंटेंशन है कि स्टेट को एक प्रोग्रेसिव स्टेट घोषित करने का, जिसमें लेबर जो है प्रोएक्टिवली काम करना चाहते हैं, ज़्यादा घंटे तक काम करेंगे और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ये इसका इंटेंशन है। अगर ये इंटेंशन सही है, गवर्नमेंट का भी एक इंटेंशन होता है कि लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि वो उस तरह से उसको वेतन भी मिले, उस तरह से उसकी कमाई भी बढ़े। तो उस तरह से अगर देखा जाए ITES में, जहां हम 8 घंटे के लिए पेमेंट मिलता है और हम 10-12 घंटे एनीवे काम करते हैं, ये तो मुझे एक प्रोग्रेसिव स्टेप लगता है कि आप 10 घंटे के लिए पेमेंट मिलेगा, काम तो उतना ही करेंगे, 10 घंटे या 12 घंटे। ITES या सर्विस सेक्टर में लोग घड़ी देखकर काम करते नहीं हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल वर्किंग आवर्स को 8 से 10 घंटे बता दिया जाए, प्रोपोर्शनेटली उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। मुझे लगता है ये एम्प्लॉयज के लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, चलिए हम उसको उस रिग्रेशन के साथ बात भी नहीं कर रहे, हम उसको एक बैलेंस वे में कि क्या होना है क्या नहीं होना है वो लेके चल रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है यहाँ पे। ब्रेक के बाद एक दो सवाल बढ़े। एक तो ये कि
शायद ये जो चीज़ें हैं ये लागू नहीं हो रही है सरकारी जो दफ्तर हैं या जो सरकारी वर्कफोर्स है उस पर। अगर आपको स्टेट को या राज्य को आगे लेकर बढ़ना है तो फिर तो भाई आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वहाँ के घंटे भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ तो वहीं पे होता है जहाँ से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस निकलती है, तो क्या वो प्रावधान भी आएंगे। और दूसरी बात, बहुत लॉन्ग टर्म और गहरी बात, इंडिया को हमें कैसी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम इसे एक लेबर इंसेंटिव इकोनॉमी, जो बहुत सारे देशों के मॉडल्स हैं, उस पर लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर आप एक सस्ता लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर आप इसे एक इनोवेटिव कंट्री बनाना चाहते हैं। वो हमें चूज़ करना होगा और वो इन्हीं पॉलिसीज़ में या इन्हीं अप्रोचेज़ में होता हुआ दिखाई देगा। एक छोटा ब्रेक के बाद ये दो अहम सवाल। वेलकम बैक। 10 घंटे काम कितने काम बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार के उस नए प्रस्ताव पर, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के उस 10 घंटे काम वाली बात के बाद आया है, जहां पर तो उन्होंने बिल ही पास किया और यहां पर अभी प्रस्ताव के तौर पर है। थोड़ा विरोध भी हो रहा है, कुछ और राज्यों से भी है ये बातें, जहां पर ये प्रस्ताव ऑलरेडी पास हो चुके हैं या थोड़ा कानून के रूप में आ रहे हैं, और ये सब हमारे जो नए लेबर कोड्स हैं उसके तहत हो रहा है। अब थोड़ा चर्चा का विषय यहाँ पर यह था कि ये काम के घंटे बढ़ाना हमारी प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ाएगा, ये किसके फ़ायदे का होगा, जो काम करने वाले हैं उसमें कितना फ़ायदा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा, और इस अप्रोच के साथ हम कहाँ पहुँचेंगे। तो हमारे दोनों मेहमान शांतनु और अमित साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और मन में आता है अमित जी, मैं उसके साथ आपके पास आता हूँ कि देखिए, आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है तो फिर आपको ये चीज़ सरकारी जो दफ्तर हैं, जो सरकारी वर्क प्लेसेस हैं, उन पे भी लागू करनी चाहिए। फाइलें तो वहीं अटकती हैं ईज़ ऑफ डूइंग में, तो वहीं एक फैक्ट्री लगानी हो, सिस्टम लगाने हो तो वहीं घुसता रहता है, तो वहाँ 8 घंटे काम करके, और जिसमें भी हमें पता है कि सरकारी दफ्तरों में कैसा काम होता है। सो विपिन जी, आप सही बोल रहे हैं। ये जो प्रपोज चेंज है ये गवर्नमेंट या पीएसयूज को एप्लीकेबल नहीं है। वो आते हैं कर्नाटक सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो उस संदर्भ से ये एक अनइक्वल चीज है। और बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट हैं बट प्राइवेटली रन है, मतलब देयर आर सर्टेन कंपनीज जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटली रन की हुई हैं फॉर अ फास्टर दिस थिंग, उस पे ये एप्लीकेबल होगा। पीएसयूज में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होगा उन पे एप्लीकेबल होगा, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अभी ये अमेंडमेंट या ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो है साइलेंट है, तो ये उनकी एप्लीकेबिलिटी पे नहीं आता। और कर्नाटक ही नहीं, कोई भी स्टेट में जहां जहां पे भी लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुआ है वहां पे हर जगह पीएसयू या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है इसकी। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। कुछ स्टेट्स ने ऐसे स्टेप्स निकाले हैं, जैसे वो अब केपीआईज देने लग रहे हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव जो डिस्कशंस होते हैं वो होते हैं। और कुछ सालों पहले हमने सुना था कि इवन जो गवर्नमेंट दिल्ली ऑफिसेज है उन्होंने बायोमेट्रिक डाला था इन टाइम आउट टाइम ट्रैक करने के लिए। अब उसका कितना वो लागू हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, वो तो नहीं बता सकते, बट कुछ स्टेप्स उसको भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये कलेक्टिव, हाँ, क्योंकि ये हैंड इन हैंड है, ये कलेक्टिव है। राइट। आप अगर चाह रहे हैं कि आपका जो देश का सर्विस इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, अगर वो आगे बढ़े तो आपको हैंड इन हैंड उसको वो सरकारी सपोर्ट भी चाहिए होगा जो सरकारी दफ्तरों से मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप दोनों की राय चाहूँगा। शांतनु, पहले आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, इंडिया को आप किस तरह का एक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? क्या आप वियतनाम और ये जो अभी हम हैं जिनसे हम compete कर रहे हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल हैं ऑलरेडी पहले हमारे पास। मलेशिया फॉर दैट एग्जाम्पल लगभग इसी मॉडल पे आगे बढ़ा, जहां लेबर इंसेंटिव, सस्ता लेबर और आपने बनाया, लेकिन अब आप उसकी स्थिति देखिए एक स्टैग्नेशन पे है। दूसरी तरफ कोरिया जैसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपने इनोवेशन को बढ़ावा दिया, आपने दूसरी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी, और देखिए वहाँ से किस किस तरह के पायनियरिंग चीज़ें हो रही हैं। अब इस अप्रोच के साथ हम किस तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि आज आप सस्ते हैं, कल को कोई और आपसे सस्ता आएगा तो चीज़ें वहाँ चली जाएंगी, तब आप क्या करेंगे? एक थोड़ा गहरा सवाल है, लेकिन आप दोनों से राय चाहूँगा। पहले शांतनु आप।
विपिन जी, एक्चुअली देखा जाए तो कि इंडिया की जो पॉलिसी है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग रिफ्यूजीज को अट्रैक्ट करने के लिए, आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, सिर्फ सस्ता लेबर नहीं है। यहाँ कई जगह में काम हो रहा है, चाहे वो रेगुलेटरी ईज की बात करें, वहाँ काफ़ी काम कर रही है गवर्नमेंट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ भी काफ़ी काम हो रहा है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट और उसकी ग्लोबल बेंचमार्किंग की बात करें, उधर भी काम हो रहा है। अब ये जो स्टेप है, ये एक आउटलुक देता है कि हमारे जो लेबर हैं वो स्किल्ड भी हैं और उनकी एटीट्यूड भी ऐसी है कि जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली है। आई थिंक ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी तरह तरह से बनती जा रही है, और इसको दूसरे किसी कंट्री से कंपेयर करना शायद इस समय सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरफ से कुछ और कंट्रीज, जो कि शायद, चाहे आप वियतनाम की बात करें, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, जिधर लोग काम कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी काफी ठीक कॉम्प्रिहेंसिव है, है, गॉट योर पॉइंट सर। ऑल राउंडेड है। जी, इस पर अमित जी आप क्या टिक? विपिन जी, इंडिया के 3 ब्रॉड एरियाज हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अगर आप देखें तो लास्ट 15 साल में, मतलब 15 साल पहले जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनते थे और इंडिया में जो ग्लोबल फर्म्स आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज के लिए आती थी कि आपको सस्ता लेबर मिलेगा। बट लास्ट 2 दशक में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है इस चीज में। अब इंडिया को सिर्फ लेबर आर्बिट्राज के रीजन से ही नहीं आते, एक टैलेंट पूल के रीजन से आते हैं। जो टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और जो पूल इंडिया में अवेलेबल है, आई थिंक वो कोई मतलब मैच नहीं है उसका। ऑफ कोर्स कुछ और कंट्रीज भी हैं जो अच्छा कर रही हैं, बट इंडिया को सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के जो लीडरशिप टीम है वो इंडियंस हैं, मतलब यहाँ से गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सालों से उधर रह रहे हैं, यहाँ से गए हैं और ग्लोबल रोल्स इंडिया से वो कर रहे हैं। मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो देखिए, ग्लोबल रोल्स हो रहे हैं, तो वो सिर्फ हमको एज अ लेबर नहीं देख रहे हैं, वो हमको ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। हमको अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देना है कि हम ये कर सकते हैं और हम ग्लोबल बेंचमार्क में बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। हाँ, पर ये जो मासेस हैं उनको हम किस तरह से ट्रांजिशन करें, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, बिकॉज कंट्री का अपलिफ्टमेंट तभी होगा जब मासेस का अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे और स्किल के बेस पे उस पर क्षेत्र में उनको कैसे। क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया है यहाँ पर अमित जी, इसलिए माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, बहुत बैलेंस्ड आप लोगों ने एक अप्रोच और एक व्यू दिखाया है। पॉलिसी चेंजेस हैं, वो सिर्फ शायद इतना मुखड़ा नहीं है कि काम के घंटे 1 घंटे बढ़ गए, उसके पीछे और बहुत सारी अंडरलाइन चीज़ें हैं जो बातचीत में यहाँ समझ में आती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें रहेंगी कि उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल रहा है। ये अभी वॉलंटरी है, लेकिन इसको कैसे लागू करेंगे, मतलब जो करना चाहे वो करे, जो ना करना चाहे वो ना करे। बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी वर्क प्लेस दे पाएगी? आपको सही मायने में उसके कंपनसेशन मिलेंगे? और इसमें ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ेगी? तो एक फाइन लाइन है, इसे ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं, शायद काम भी करे, और साथ में क्या सरकारी मशीनरी भी इसी रफ्तार से दौड़ेगी, वो भी एक पॉइंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु और अमित, आप दोनों का एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। आई होप कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। लेकिन फिलहाल के लिए सबका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।